रामपुर नाम का एक गांव था। वो गांव चारों तरफ हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था। गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बूढ़े पिता और अपनी बहन के साथ रहता था। मोहन एक बहुत सीधा और ईमानदार किसान था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। मोहन के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था उसमें वो और उसका परिवार बहुत खुश रहता था। अरे गीता, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। भैया, आज आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जैसे कि आपको कहीं किसी जरूरी काम से जाना है। हाँ गीता, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। आज मुझे सरपंच जी ने अपने पास बुलाया है। लेकिन भैया, आपको सरपंच जी ने अपने पास क्यों बुलाया है? पता नहीं गीता, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि उनको मुझसे क्या काम है। पिताजी, मैं अब चलता हूँ। बेटा मोहन, सरपंच जी के घर से जल्दी ही वापस लौट आना। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ बात है क्या? बेटा, गांव के रास्ते ठीक नहीं हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि तू देर रात तक घर से बाहर रहे। अच्छा, तो चलो ठीक है पिताजी, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद गीता मोहन को खाना देती है। फिर मोहन खेतों पर काम करने चला जाता है। खेतों में मोहन मन लगाकर काम करता है। देखते ही देखते मोहन को काम करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सरपंच जी के घर चला जाता है। आओ मोहन, और बताओ, कामकाज कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है मालिक। बस इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोच रहा हूँ इस बार खेती से जो पैसे आएंगे उससे गीता की शादी करवा दूंगा। अरे भाई मोहन, शादी विवाह में तो बहुत खर्चा होता है। क्या तुम्हारा छोटा सा खेत इसकी भरपाई कर पाएगा? हाँ सरपंच जी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे जो हो पाएगा मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ मोहन, ये बात तो है, तुम सच में बहुत मेहनत करते हो। अरे हाँ, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो बताना तो भूल ही गया। क्या बात है सरपंच जी, बताइए ना। मोहन, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो दूसरे गांव में मेरे दोस्त के पास पहुंचानी हैं। अगर तुम वो लकड़ियां वहां पहुंचा देते हो तो बदले में मैं अपना 4 एकड़ बगीचा तुम्हें लकड़ी काटने के लिए दे दूंगा और उसका कोई भी पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना पड़ेगा। सरपंच जी, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वो भी सिर्फ मेरे लिए? मोहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। और अपनी बहन गीता की शादी भी खूब धूमधाम से करना। ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी लकड़ियां जरूर पहुंचा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। गीता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर लाना। गीता मोहन के लिए पानी लेकर आती है। क्या हुआ मोहन बेटा, आज तू बहुत खुश लग रहा है। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। सरपंच जी ने अपना 4 एकड़ जंगल मुझे देने का वादा किया है और उनका कहना है कि इसका मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उस जंगल में जो भी पेड़ मैं कटूंगा वो मेरा होगा। इसके बदले में मुझे उनकी कुछ लकड़ियां दूसरे गांव में उनके दोस्त के पास पहुंचानी होगी। मोहन बेटा, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ पिताजी, अब लगता है हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। अब मैं आपका इलाज अच्छे से अस्पताल में कराऊंगा और गीता की भी शादी अच्छे घर में कराऊंगा। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। भैया, दूसरे गांव से लौटते हुए मेरे लिए कुछ फल लेते आना। मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है गीता, मैं ले आऊंगा। अगले दिन मोहन सरपंच के घर के लिए निकल जाता है और लकड़ियां लेकर वहां से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। मोहन लकड़ियां लेकर दूसरे गांव घनश्याम के घर पहुंचता है। अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे? काका, हमारे गांव के सरपंच जी ने ये लकड़ियां आपके घर पहुंचाने के लिए कहा था। अरे हाँ मोहन, मैंने ही ये लकड़ियां मंगवाई थी। तुम एक काम करो, फैक्ट्री में ये सारी लकड़ियां रखवा दो। हाँ काका, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ये सारी लकड़ियां फैक्ट्री में रखवा दूंगा। अच्छा मोहन, तुम एक काम करो, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, कुछ खा लो चलकर। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं नहीं घनश्याम काका, आप परेशान ना हो। वैसे भी मुझे घर जल्दी पहुंचना है। पिताजी ने कहा है रात होने से पहले घर आ जाना। ठीक है मोहन, अब तुम घर जाओ और अपने सरपंच जी से कहना हम उनकी लकड़ियां अभी भी संभाल के रखे हैं। ठीक है घनश्याम काका, अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद काका,
अगली बार आऊंगा तो जरूर खाकर ही जाऊंगा। मोहन काका को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं यहाँ लकड़ियाँ पहुँचाने आया था। अब चलते चलते थक गया हूँ तो सोचा थोड़ा बैठ लूं। अच्छा, मतलब लकड़ियों का हिसाब लेने गए थे और थक कर यहाँ बैठे हो। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना तुम ऐसे ही अकेले यहाँ बैठे रहते। नहीं नहीं भाई, अब मैं घर जाऊंगा। वैसे भी मुझे रात होने से पहले अपने घर भी पहुंचना है। ठीक है, तो चलो मोहन भाई, मैं भी चलता हूँ साथ में। मुझे भी अपने घर जाना है। फिर वो दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। मोहन को रास्ते में एक फल की दुकान दिखाई देती है। तब मोहन दीपचंद से बोलता है, अरे भाई दीपचंद, जरा रुकना, मुझे घर के लिए कुछ फल भी लेने हैं। गीता ने मंगवाया, उसे फल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इतना कहकर मोहन फल की दुकान पर जाता है। अरे ओ फल वाले भैया, कैसे फल दे रहे हो? 40 रुपए का है भाई। ठीक है भाई, 3 किलो फल दे दो और उसे पैक कर दो घर ले जाने के लिए। ठीक है भाई, अभी पैक कर दे रहा हूँ। इसके बाद मोहन फल लेकर दोनों वापस से घर की ओर चल देते हैं और घर पहुंचकर मोहन गीता से कहता है, ये लो गीता, फल तुमने मंगवाए थे ना? क्या बात है मोहन बेटा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे पिताजी, मैंने बताया था ना, सरपंच की लकड़ियां पहुंचनी थी दूसरे गांव में और जगह जगह लकड़ियां पहुंचाते पहुंचाते शाम हो गई। बस इसलिए घर जल्दी नहीं आ पाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया करो, पर तुम कभी समय पर घर ही नहीं आते हो। और तुम्हें फल लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी अभी पैसे के मामले में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? आप दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी खरीदना पड़े तो मैं वो भी खरीद कर लाऊंगा। अच्छा ठीक है मोहन बेटा, अब चलकर खाना खा लो। फिर सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मोहन बागीचे में खूब मेहनत से काम करता है और खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है, जिसे देखकर मोहन के पड़ोसी को उसे बहुत जलने लगती है। अजी आपने सुना क्या? मोहन को सरपंच जी ने 4 एकड़ बगीचा दिया है लकड़ी काटने के लिए। मोहन तो पहले से ही अच्छा खासा कमा रहा था, अब तो वो और भी अमीर हो जाएगा। हाँ ममता, ये बात मुझे भी पता चला है। पता नहीं उस मोहन की किस्मत मुझसे इतनी अच्छी क्यों है। मुझे तो उससे बहुत जलन होती है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। अजी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इंतजार कीजिए। जब वो सारी लकड़ियाँ काट लेगा तब हम कुछ करेंगे। अभी कुछ भी करना सही नहीं रहेगा। लेकिन भाग्यवान, वो मोहन बहुत चालाक है। कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारा काम भी हो जाए और मोहन को पता भी ना चले। आपने बिल्कुल सही कहा जी। अब जब वो सारी लकड़ियाँ काट लेगा तब हम सब अपना प्लान बनाएंगे कि क्या करना है। हाँ भाग्यवान, अब मैं भी समझ चुका हूँ कि उस मोहन के साथ क्या करना है। समय आने दो, फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अपनी बहन गीता की शादी के लिए वो जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसकी मेहनत कितनी सफल होने वाली है। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और मोहन काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है। अजी सुना आपने? मोहन ने काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। अब हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा। हाँ भाग्यवान, बताओ मुझे क्या करना है। अजी आज रात को आप सारी लकड़ियों में आग लगा देना। ऐसा करने से उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेहनत के बर्बाद होते ही मोहन पूरी तरह से टूट जाएगा। मोहन को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर ऐसा करते मुझे किसी ने देख लिया तो हम क्या करेंगे? अरे आप डरिए मत, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रात होते ही मोहन का पड़ोसी सारी लकड़ियां में आग लगा देता है और एक मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह मोहन और गीता दोनों जमा की गई लकड़ियों के पास जाते हैं। भैया देखिए, हमारी सारी लकड़ियाँ तो पूरी तरह से खराब हो गई। भैया हम तो बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? हाँ छोटी, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ मेहनत खराब नहीं हुई, हमारे सपने भी टूट गए हैं। मैंने सोचा था इस बार लड़कियां बेचकर जो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मेरी पूरी मेहनत ही खराब हो गई।
गीता, मैंने ना दिन देखा ना रात, बस दिन रात मेहनत करता गया और वो सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। भैया आप चिंता मत कीजिए, जिसने भी ये काम किया है उसने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मेहनत करने से कभी नहीं डरते और आगे भी मेहनत करते जाएंगे। गीता, ये हमारी मेहनत खुद से बर्बाद नहीं हुई, ये किसी की सोची समझी साजिश है। कोई हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है और इसी जलन के वजह से हमारा लड़कियां जलाया है। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख मोहन पूरी तरह से टूट गया था। कुछ दिन बाद सरपंच मोहन के घर आता है और मोहन से कहता है, मोहन, घर पर क्या कर रहे हो? जरा बाहर तो आना। मोहन सरपंच की आवाज सुनकर घर के बाहर आता है। मोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी मालिक, बोलिए। मोहन, मैंने जो 4 एकड़ बगीचा तुम्हें लकड़ी काटने के लिए दिया था, उसमें से आधे पैसे मुझे दे दो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने दिन रात मेहनत करके लड़कियां इकट्ठी की थी, किसी ने सारी लड़कियों में आग लगा दी। मालिक, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो मोहन, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने तुम पर बहुत भरोसा करके वो जमीन तुम्हें दिया था और तुम मुझसे इस तरह झूठ बोलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मालिक, मेरा भरोसा रखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मालिक, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं तो खुद अपने पिताजी का इलाज करवाना चाहता था। देखो मोहन, मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खेत के साथ अपने 4 एकड़ जंगल भी वापस ले लूंगा और फिर तो तुम अपना घर भूल ही जाना। सरपंच मोहन की जमीन के साथ उसका घर भी ले लेता है। अब मोहन बेघर हो चुका था। वो अपने बीमार बूढ़े पिता और छोटी बहन को लेकर घर से निकल जाता है। बेटा मोहन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भगवान, मैं कैसा लाचार बेटा हूँ जो अपने पिताजी को एक समय का खाना भी नहीं खिला सकता। मेरे पास तो ना ही कोई काम है और ना ही रहने के लिए घर, तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। भगवान, मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ, देखती हूँ अगर कहीं से खाना मिल जाए तो। गीता एक पास के गांव में जाती है कुछ खाना मांगने के लिए। सुनिए, घर पर कोई है क्या? सुनिए भाई साहब, क्या मुझे आपके घर से थोड़ा सा खाना मिल सकता है? तुम भिखारियों को सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता क्या? जब देखो आ जाते हो मुंह उठाकर भीख मांगने। भाई साहब, हम पर थोड़ी दया दिखाइए। हम लोग सुबह से भूखे हैं। हमारे साथ हमारे बूढ़े पिताजी हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कृपया हम पर दया करके थोड़ा सा खाना हमें दे दीजिए। अरे लड़की, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? जरा बताओ तो। घर में जो भी खाना बचा था वो सारा खत्म हो चुका है। अगर थोड़ी देर पहले आती तो थोड़ा खाना मिल भी सकता था। अब घर में जरा सा भी खाना नहीं बचा है। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद कर रही है सुबह सुबह आकर। गीता वापस अपने भाई और अपने बूढ़े पिता के पास आ जाती है। क्या हुआ गीता, किसी ने मदद नहीं की ना? मैं तो जानता ही था, अब इस गांव में हमारी मदद कोई नहीं करने वाला। मोहन अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर चला जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गीता, तुम पिताजी का ख्याल रखना। मोहन कहीं से लकड़ियां और खाने का कुछ इंतजाम करता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो सब थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भैया ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक ऐसे भूखे सड़क पर बैठे रहेंगे? गीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमसे तो हमारा घर भी छीन लिया गया बिना किसी गलती के। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूं। अगले दिन सुबह होते ही मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन गांव में बहुत जगह काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। पिताजी और गीता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही उन्हें पास लौटना चाहिए। मोहन वापस लौट ही रहा था, तभी देखता है कि गांव के चौपाल पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे भैया, क्या बात है? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई, हमारे गांव के बड़े आदमी ठाकुर प्रताप सिंह है ना, वो गरीबों को खाना और कपड़े बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर जैसे मोहन के शरीर में जान आ गई हो, वो भी भीड़ में खड़ा हो गया। मोहन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था।
वो खाना और कपड़ा लेकर अपनी बहन और अपने पिताजी के पास चला जाता है। बेटा मोहन, आ गया तू? इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये तेरे हाथ में क्या है? पिताजी, मैं रास्ते में आ रहा था तो गांव के ठाकुर प्रताप सिंह गरीबों को खाना और कपड़ा बांट रहे थे। वहां से मुझे भी थोड़ा खाना और कपड़ा मिल गया। भैया, ये तो आपने ठीक किया। पिताजी कब से भूखे थे, अब इस खाने को खाकर हमें भूख से थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? हाँ हाँ माँ, आइए ना, आप भी खा लीजिए। मोहन थोड़ा सा खाना अपने पिताजी के लिए बचाकर रख लेता है और बाकी सारा खाना बूढ़ी माँ को खिला देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कलयुग में बिना अपने परिवार के बारे में सोचे तुमने मुझे खाना खिलाया। लेकिन तुम लोग इस तरह से सड़क पर क्यों बैठे हो बेटा? फिर मोहन सारी बात बूढ़ी माँ को बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। माफ करना बेटा, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब तुम लोग क्या खाओगे? बूढ़ी माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए। बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। मेरे पास ये एक थैला है, इसे तुम रख लो। इतना कहकर बूढ़ी माँ अपनी पोटली निकालकर मोहन को दे देती है। ये गरीब माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है। जीवन में कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। सदा सुखी रहो बेटा। इतना बोलकर वो बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। क्या लगता है पिताजी, इस पोटली में क्या होगा? भैया, वो बूढ़ी माँ तो बहुत गरीब लग रही थी। वो भला हमें क्या ही दे सकती हैं। फिर भी हमें एक बार खोलकर देखना चाहिए कि इस पोटली में क्या है। मोहन उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के थे। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! पिताजी, मुझे तो लगता है वो बूढ़ी माँ कोई साधारण इंसान नहीं थी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मोहन उन सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवा लेता है। अब उसे किसी की भी चीज की कमी नहीं थी। मोहन अपने पैसे से एक बिजनेस शुरू करता है, जिसकी वजह से गांव के गरीब लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं, समय बदलने में देर नहीं लगती। मोहन के पड़ोसी की अब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वे लोग सड़क पर आ चुके थे। उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। उनको बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत पछतावा था। वे लोग मोहन से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। एक दिन मोहन के पड़ोसी उससे पता पूछते हुए उसके घर आ जाते हैं। मोहन, मुझे माफ कर दो भाई। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मेहनत खराब की थी और तुम्हारे लकड़ियों को जलाया था। मैं तुम्हारे बढ़ते कदम रोकना चाहता था। जलन की भावना ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, पर अब मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। मेरी आत्मा मुझे हर दिन इस गुनाह के लिए कोसती है। मुझे माफ कर दो मोहन भाई, मैं अपनी करनी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। अच्छा, तो वो तुम थे जिसने हमसे हमारा घर और हमारी खुशियां सब छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। हम लोगों ने सड़क पर रात बिताई, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी बात पर पछता रहे हो तो माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि हम सबको एक दिन उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों की माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब मोहन सरपंच से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां बिट्टू अपनी पत्नी सुनीता और एक छोटी सी बच्ची मुन्नी के साथ रहता था। बिट्टू बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास सिर्फ छोटी सी झोपड़ी थी और एक छोटा सा जमीन था, जिसमें वह खेती करके अपने परिवार वालों का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उसकी खेती से इतना भी नहीं निकल पाता था कि वह अपने घर वालों को 2 वक्त की सही से रोटी दे सके। इसलिए वह गांव के सरपंच के बगीचे में काम किया करता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसा मिल जाया करता था। लेकिन अब की बार बारिश ने पूरे गांव में तहलका मचा दिया था। बारिश ऐसी बरस रही थी मानो आसमान से बादल नीचे टूटकर गिर जाएंगे। बारिश के कारण सारे गांव में पानी भर गया था।
लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। सारे किसान बेहाल हो गए थे। बारिश होने के कारण बिट्टू अपने काम पर भी नहीं जा पाया। करता था जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती हैं, सुनिए जी, बारिश इतना तेज बरस रही है कि हमारे घर में चारों तरफ से पानी टपक रहा है। मुन्नी का भी हाल बेहाल हो गया है। बारिश के कारण ठंड भी बहुत लग रही है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मेरा जान भूख से निकल रहा है। क्या बताऊं सुनीता, मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है और हमारा सहारा यह झोपड़ी थी, अब वह अभी टपक रही है। मैं क्या करूं? किससे मदद मांगने जाऊं? मुझ जैसे गरीब का कौन मदद करेगा? अरे आप किसी भी तरह खाने पीने और ठंड से बचने के लिए कुछ तो लाइए, नहीं तो मैं और मेरी बेटी मर जाएंगे। और आपको तो पता है कि अब हमारी बेटी ही हमारी दुनिया है। मैं क्या करूं सुनीता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो हर एक तरह से कोशिश करता हूं अपने परिवार वालों को खुश रखने के लिए, लेकिन मैं सबसे बड़ा अभागा हूं। अपनी एक छोटी सी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बिट्टू अपने परिवार की हालत को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि मैं कैसा अभागा बाप हूँ जो अपने बच्चों को ठंड से नहीं बचा पा रहा हूँ। वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और अगली सुबह सरपंच के बगीचे में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता है। उसे अपने बच्चों का बहुत चिंता होने लगता है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं कैसा अभागा बापू हूँ जो अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ और ना ही अपनी बीवी का पेट पाल सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सरपंच जी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, जिससे अपने घर के लिए कुछ राशन खरीद लूंगा ताकि उन लोगों का पेट भरा रहे। ऐसा सोचकर बिट्टू सरपंच के पास चला जाता है और बहुत ही शर्मिंदगी से कहता है, सरपंच जी, मैं आपके बगीचे में इतने सालों से काम करता हूँ, लेकिन कभी मैंने आपसे पैसे उधार नहीं मांगे। इस बार मेरे घर के हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? जैसे मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको लौटा दूंगा। अगर आप मुझे पैसे उधार नहीं देंगे तो मेरी बीवी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो ठंड से कांपती रहती है। अरे बिट्टू, तू हर बार क्या पैसे पैसे लगा रखा है? मैं तेरे काम का पैसा तुझे देता हूँ ना। अब क्या मेरे घर में पेड़ लगे हैं जो मैं सबकी मदद करता चलूँ? लेकिन अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरी एक शर्त मांगनी होगी। मैं तुझे पैसे उधार दे दूंगा, मगर तू टाइम से मेरे पैसे नहीं दे पाया तो मैं तेरी उस झोपड़ी को अपने नाम करवा लूंगा और तेरी खेत को भी मैं अपने नाम करवा लूंगा और तुझे खेत और घर से बाहर कर दूंगा। सरपंच जी, अगर आप मुझे इस शर्त पर पैसा देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपने बीवी और बच्चों को ऐसे भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अगर मेरे बीवी बच्चों का पेट मेरे जान के बदले भर जाएगा तो अभी मैं अपना जान दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बीवी और बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है बिट्टू, अगर तू अपना घर और खेत मेरे नाम करवाने के लिए तैयार है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तू एक काम कर, मेरा सारा काम खत्म करके घर जाने से पहले तो एक बार आकर मुझसे पैसे मांग लेना। लेकिन याद रखना, मैंने जो बोला है वह जरूर करूंगा। अगर तू समय से पैसे नहीं वापस किया तो। बिट्टू अपना सारा काम खत्म कर लेता है और वह सरपंच के पास से पैसे लेकर किराने की दुकान पर चला जाता है। जैसे ही वह किराने की दुकान पर जाता है तभी देखता है कि उसके गांव की दो औरतें आपस में कुछ बातें कर रही थीं। अरे मोहिनी बहन, क्या तुमको पता है, मेरे पति बता रहे थे कि अब की बार बारिश बहुत ही तेज होगी। पता नहीं अब की बार हमारे गांव वालों का क्या होगा। हाँ ममता बहन, मेरे भी पति बता रहे थे कि अब की बार बारिश इतना जोरदार होगी कि पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा। वह भी कहीं सुने थे कि अब की बार तो इतना भयानक बारिश होगी जैसे बादल फट गया हो। अरे मोहिनी बहन, शायद अब की बार इतना भयानक बारिश होगी कि झोपड़ी मकान सब डूब जाएंगे। पानी में अब की बार बाढ़ आना तो निश्चय है। अब की बार बारिश फसल होने नहीं देगी और ना ही लोगों को संभलने का मौका देगी। हाँ बहन, अब की बार पता नहीं हमारे गांव वालों का क्या होगा। न ही लोगों का फसल होगी और न ही ये बारिश लोगों को सुख चैन से जीने देगी। नदियां नाले सब अब की बार उफान पर आ जाएंगे और बांध भी टूट जाएगा। अगर हमारे गांव के पास वाले नदी का बांध टूट जाएगा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। किराने की दुकान पर अपने गांव की औरतों का बातें सुनकर बिट्टू बहुत ही घबरा गया और उनसे कहता है, अरे ममता काकी और मोहिनी काकी, क्या आप दोनों सही कह रही हैं कि अब की बार हमारे गांव में बाढ़ आने की संभावना निश्चित है? अगर आप दोनों जैसे कह रही हैं, अगर सही हो गया तो हम जैसे गरीब किसानों का क्या होगा? हमारे पास तो एक छोटी सी झोपड़ी है
और एक छोटी सी जमीन जिसमें हम लोग रहते हैं और अपने जमीन पर खेती करके अपने परिवार वालों का पेट भरते हैं। आप लोगों का क्या है? आप लोगों के पास तो पक्के मकान है, घर में सब सुविधा है। आप लोगों को तो बारिश की एहसास नहीं होगी, लेकिन हम जैसे से गरीबों का क्या होगा? हे भगवान, अब तू ही हम लोगों का रखवाला है। अरे बिट्टू बेटा, बस तेरे काका बता रहे थे, हम दोनों वही आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे भी पता है हम लोगों का तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को बहुत ही तकलीफ होगी। बारिश में बेटा मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का, हम दोनों बस अपने अपने पतियों का बात कर रहे थे। हाँ बिट्टू बेटा, हम लोगों का कोई इरादा नहीं था तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाने का। हम तो बस आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। भगवान ना करें कि हमारे गांव में कभी भी बाढ़ आए, हम लोग तो जैसे तैसे सुरक्षित रह लेंगे, लेकिन तुम लोगों का तो एक झोपड़ी मात्र सहारा है और हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी समय ना आए कि हमारा गांव बर्बाद हो जाए। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। आप लोग तो बैठकर सिर्फ बातें कर सकते हो, पर हमारी सोचो, जिन्हें आज के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तुम सही कह रहे हो बिट्टू बेटा, एक इंसान की सबसे बड़ी बेबसी उसके परिवार का भूख होता है। सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी दुकानदार बिट्टू से कहता है, अरे बिट्टू भैया, आप चिंता ना करो, बस भगवान पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। अच्छा ये सब बात छोड़ो, आप बताओ आपको क्या चाहिए? अरे श्याम भाई, भगवान करे तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। अच्छा एक काम करो, मुझे थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल मसाला दे दो, बाकी का तो बाद में सोचेंगे। बस मेरे परिवार वालों का आज तो पेट भर जाए। मेरे बीवी और बच्ची ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। श्याम की दुकान पर से बिट्टू घर के लिए राशन तेल लेकर घर पर चला जाता है। सुनीता, पता है आज मैंने क्या सुना है? जब मैं राशन लेने के लिए श्याम की दुकान पर गया था तो वहां पर ममता काकी और मोहिनी काकी आपस में बातें कर रही थी। अब की बार बहुत जोरों की बारिश होगी, हमारा पूरा गांव बह जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। उन लोगों के पास तो पक्के मकान ने, हमारे पास तो एक सही से झोपड़ी तक नहीं है। हम लोग इस बरसात का मुकाबला अब की बार कैसे करेंगे? मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो मात्र एक झोपड़ी ही सहारा है, और वह भी अब जगह जगह से टपकती रहती है और इसकी सारी दीवार में दरारें पड़ गई है। मुझे तो बहुत चिंता होने लगी। अरे सुनीता, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लो मैं कुछ राशन लाया हूँ, उसका कुछ बना दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और खाना बनाकर मुन्नी को भी खिला दो, और तुम भी खा लो, तुम लोग कई दिनों से खाना नहीं खाई हो। सुनीता खाना बनाकर बिट्टू और अपनी बेटी को खाना खाने के लिए दे देती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाते हैं। सब बहुत ही आराम से खाना खाकर लेट जाते हैं। देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता और बिट्टू आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी आसमान में काले बादल छा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल टूटकर अभी नीचे गिर जाएगा। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते जोरों शोरों की बारिश होने लगती है। बिट्टू की झोपड़ी हर तरफ से टपकने लगती है। अपनी छत को टपकता हुआ देखकर बिट्टू और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। हे भगवान, तुम हम लोगों की यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? हम सब पहले से इतने गरीब थे और एकमात्र हमारा यह झोपड़ी ही सहारा था, और तुम यह भी हमसे छीन लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? सुनीता, हिम्मत हारने का समय नहीं है। हमें इस समय बारिश का मुकाबला करना पड़ेगा। क्या हुआ? हम गरीब है तो हम अगर ऐसे ही हार मान जाएंगे तो हमारा घर बाढ़ में बह जाएगा और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर ऐसे ही हम अपनी हिम्मत हारते रहे तो हमारी बेटी को कौन संभालेगा? तुम अपने आप को संभालो और हम कुछ ना कुछ करके इस झोपड़ी को बचा देंगे। पिताजी, क्या सच में हमारा घर बाढ़ में बह जाएगा और हम सब भी उसमें बह जाएंगे? अगर हमारा घर बह जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? अरे मुन्नी बेटा, हमारा घर बाढ़ में नहीं बहेगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। हम और तुम्हारे पिताजी कुछ ना कुछ करके अपना घर बचा लेंगे और हम सब कहीं नहीं जाएंगे। सुनीता, अगर हम हिम्मत हार गए तो हमारी बेटी मुन्नी का क्या होगा? हमें जैसे तैसे करके आज दिन और रात काटनी होगी। सुबह होते ही मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करूंगा अपने घर को बचाने के लिए। मैं भी तो देखूं, हम जैसे गरीबों को ये बारिश कब तक तोड़ती है। वह दोनों आपस में समझौता करके जैसे तैसे दिन और रात गुजार लेते हैं और अगली सुबह बिट्टू अपनी पत्नी सुनीता से कहता है,
सुनीता, लग रहा है अब हमारा घर हमारा साथ नहीं देगा। यही एकमात्र हमारा सहारा था। लग रहा है भगवान हमसे यह भी छीन लेंगे। दीवार में दरारें पड़ गए, चारों तरफ से पानी टपक रहा है। अगर हम जल्द से जल्द यहां से कहीं और नहीं गए तो हम सब इसके नीचे दब के मर जाएंगे। यहां से बाहर निकलना होगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझे भी लगता है भगवान भी हमारा साथ नहीं देंगे। इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्ची को लेकर ज्यादा देर तक बारिश में हमारी बच्ची भीग जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। काश हमारा हालत भी समझने वाला कोई होता। यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप एक काम कीजिए, बाहर जाकर देखिए कहीं जाने लायक है भी या नहीं। बिट्टू अपनी पत्नी का बात मानकर जैसे ही गांव से बाहर जाता है तभी वह देखता है कि गांव का सबसे धनी आदमी अपने घर के आगे अपने घर को बचाने के लिए लोगों को छत पर बिछाने वाला प्लास्टिक के चादर और ज़रूरत के सामान बांट रहा था, जिससे गरीब किसान लोग कुछ समय के लिए घर की सुरक्षा कर सके। बिट्टू धनी आदमी को सामान बांटता हुआ देखकर उसके पास जाकर उससे कहता है, मालिक, मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरे हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। मेरी बीवी और बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमारे घर का छत और दीवार चारों तरफ से टपक रहा है, जिससे मेरी बच्ची ठंड से रोज कांपती रहती है। मेरी बीवी अपनी किस्मत को कोसती रहती है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके आप हमारा कुछ मदद कर दीजिए। मुझ जैसे गरीब की मदद कर देंगे तो भगवान आपको सलामत रखेगा। अरे भाई, तुम परेशान ना हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इसीलिए तो मैं ये सब बांट रहा हूँ, जिससे थोड़े से मदद से सबकी भलाई हो जाए। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि एक समय मैं भी ऐसे ही गरीब था, लेकिन भगवान की कृपा से आज मैं सबसे अमीर आदमी बन गया। मैं तुम्हारे घर के छत को बचाने के लिए मैं तुम्हारा थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। बिट्टू पर दया करके धनी आदमी उसको प्लास्टिक की चादर और कुछ खाने पीने की सामान दे देता है, जिसे पाकर बिट्टू खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। सुनीता, तुमको पता है लोग सही कहते हैं कि भगवान के घर दे है, अंधेर नहीं। मैं सिर छुपाने के लिए जगह खोजने गया था तो गांव की सबसे धनी आदमी जरूरत के लिए प्लास्टिक के चादर और को जरूरत के सामान बांट रहे थे, जिससे मैं अपना दुख सुनाया हूँ तो वह मुझ पर दया करके प्लास्टिक की चादर और कुछ जरूरत के सामान भी दिए हैं, जिसे मैं पाकर बहुत खुश हो गया हूँ। अब कुछ समय के लिए हमारे बुरे दिन टल जाएंगे। लेकिन जी, हम लोग इस टूटे फूटे घर में कैसे रहेंगे? यहाँ के तो कर तरफ से दीवार भी टूट गए हैं, छत भी कई जगह से फट गए हैं जहाँ से पानी टपक रहे हैं। काश हम भी लोग अमीर होते हैं तो हमको भी यह सब सोचने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी बात की कोई चिंता होती। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना सामान ले आए हैं, इससे हम कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था कर लेंगे। आप चिंता ना करें। अगर आप चिंता करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, तो हमारा देखभाल कौन करेगा? लेकिन सुनीता, हमें किसी न किसी तरह करके अपने घर को ठीक करना होगा। हम एक काम करते हैं, जो यह प्लास्टिक की चादर है, इसे अपने घर पर जहाँ जहाँ दीवारें और जहाँ पानी टपक रही है वहां पर लगा देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारा घर सुरक्षित हो जाएगा। वह दोनों जैसे तैसे करके अपने घर की मरम्मत करके उसी घर में रहने लगते हैं। बरसात के कारण बिट्टू अपने काम पर कई दिनों से नहीं जा पाया था, जिसके कारण सरपंच उसके घर आकर उससे कहता है, अरे बिट्टू कहाँ है? अरे तू मुझसे पैसा लेकर हवा की तरह गायब हो गया। तुझे क्या लगता है तू पैसा लेकर भूल गया है और मुझे भी याद नहीं होगा? तू ऐसा सोचना भी मत। तूने कहा था कि मैं कुछ ही दिन में पैसे वापस कर दूंगा और इतने दिन हो गए तुमने अभी तक पैसे देने का नाम तक नहीं लिया। और मैं कोई यहाँ पर बहुत बड़ा दानी नहीं हूं कि मैं सबको पैसे देकर भूल जाऊंगा, और तू अभी तक मेरा एक भी पैसा वापस नहीं किया। अरे सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मेरा घर चारों तरफ से फट गया था और जिसके कारण मेरे घर में चारों तरफ से पानी टपक रहा है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे याद है कि मैं आपसे पैसे उधार लिया था और मैं उसको लौटाने की कोशिश भी कर रहा था। जैसे मैं आपको पैसे लौटाने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही मेरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरी बेटी और मेरी पत्नी ठंड से कांप रहे थे। कृपया करके आप मेरी मजबूरी समझें। मैं दिन रात एक करके आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। कृपया करके मुझे कुछ और वक्त दे दीजिए। मैं वादा करता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। आप तो धनी लोग हैं, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दे? अगर आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दे देंगे तो भगवान आप पर कृपया बनाए रखेंगे। मुझे जैसे गरीब पर थोड़ा सा दया कर दीजिए सरपंच जी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा और तुझे वक्त दे दूंगा? मैं कोई तेरा पड़ोसी नहीं हूँ।
और न ही मैं तेरा कोई रिश्तेदार हूँ। मुझे क्या तेरे घर का छत रहे या उजरे उससे मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। पहले तो तेरे जैसे गरीब मुझसे पैसे ले लेते हो जब मैं पैसे मांगने आता हूँ, तो वैसे ही तुम लोग रोने लगते हो जब देने की औकात नहीं होती है। तो तुम पैसे उधार लेते ही क्यों हो मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। सरपंच जी, मैं अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया करके आप हमें माफ कर दीजिए और थोड़ा सा वक्त हमें दे दीजिए। मेरे पति सही कह रहे हैं, हम सब बहुत ही परेशान थे, हमारे हालात ठीक नहीं थे। आप तो इतने धनी हैं, कृपया करके कुछ तो दया कीजिए हमारे ऊपर। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हम सब बरसात में मर जाएंगे। हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। तो अपने पति को समझाना कि सबसे उधार नहीं लिया करते, खुद की मेहनत से खुद की परिवार का पेट भरते हैं। और बिट्टू, जब मुझसे पैसे लिया था तब तो ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ से दूंगा। चुपचाप मेरे पैसे आज या तो कल सुबह तक मुझे वापस कर दे, वरना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और इस घर से तुझे निकाल दूंगा। उन दोनों पर भड़ास निकालकर सरपंच वहां से चला जाता है। जैसे ही वह उनके घर से जाता है, सुनीता अपने पति बिट्टू से कहती है, सुनिए जी, अब हम सरपंच जी के पैसे कहाँ से वापस करेंगे? हमें उनसे पैसे उधार लेना ही नहीं चाहिए था। हम भूख से मर जाते तो अच्छा रहता। कम से कम सरपंच जी को मौका तो नहीं मिलता। हमें इतना कुछ सुनाने को भगवान हमारी कैसे परीक्षा ले रहा है। अब हम उनके पैसे कहाँ से वापस करेंगे? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जिसे बेचकर हम उनका पैसा वापस कर दे। अगर हम कल तक उनका पैसा वापस नहीं करेंगे तो वह हमें सुकून से जीने नहीं देंगे और हमारा घर भी छीन लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया, हम अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? सुनीता, तुम उदास मत हो, हम दोनों एक साथ हैं ना, इतना ही बहुत है। हम दोनों कुछ ना कुछ करके अपने घर को जरूर बचाएंगे। जब मैं छोटा था तब मुझे मेरी माँ ने एक सोने का लॉकेट मुझे पहनाया था और आज तक वह मेरे गले में ही है। अब ये सोने का लॉकेट है, हमारा घर बचाएगा। मैं इन्हें बेचकर सरपंची के पैसे चुका दूंगा और घर के लिए कुछ राशन भी खरीद लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है। यह सोने का लॉकेट आपके माँ का निशानी है और आप कह रहे हैं कि इसे बेच दूंगा। यह लॉकेट आपके माँ की अंतिम निशानी है। मैं इसे बेचने नहीं दूंगी, चाहे मुझे बारिश और भूख से क्यों ना मरना पड़े। सुनीता, तुम बात को समझो। अगर हम ऐसे ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारी बच्ची अकेली पड़ जाएगी। और वैसे भी यह लॉकेट मैंने अपने शौक के लिए नहीं पहना था। मैं इस लॉकेट को इसलिए बचा कर रखा था कि जी हम लोगों पर कोई मुसीबत आए तो हम इसे बेचकर कुछ समय के लिए मुसीबतों का सामना कर सके। मैं एक काम करता हूँ, इसे बेचकर सरपंच का पैसा वापस कर दूंगा और घर के लिए कुछ जरूरत का सामान भी खरीद लूंगा। बिट्टू अपनी पत्नी सुनीता को समझाकर अपना लॉकेट लेकर अपने गांव के सबसे बड़े सुनार के पास चला गया। अरे बिट्टू बेटा, आज तुम मेरे दुकान पर आए हो, क्या बात हो? कोई परेशानी है क्या जो तुमको मेरे पास आना पड़ा? अरे मोहन भैया, मत पूछिए, मेरी परेशानी आप सुन नहीं पाएंगे। मेरी परेशानी में इतना परेशान हूं, मन कर रहा है कहीं जाकर मर जाऊं। अच्छा, आप यह सब छोड़िए, मैं यह लॉकेट बेचने आया हूं, इसे देखकर बताइए तो इसका कितना पैसा मिल सकता है? अरे बिट्टू बेटा, ये लॉकेट तो बहुत पुराना लग रहा है। जैसे लग रहा है कि ये लॉकेट हमारे दादाओं के जमाने का है। और वैसे भी तुम तो जान ही रहे हो इस समय सोने का भाव कितना नीचे गिर गया है, और इस लॉकेट का सिर्फ 800 मैं दे सकता हूँ। क्या कह रहे हैं मोहन भैया, सिर्फ 800? ये तो शुद्ध सोना है। ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था, ये उनके घर वालों से उनको मिला था। आप एक बार सोचकर अच्छा दाम लगाइए। देखो बिट्टू बेटा, मैंने अच्छा दाम लगाया है और सबसे सही भी, और मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा हूं। तुमसे तो हमारी दुकान और बाजार का भाव तो छुपा नहीं है। तुम तो जान रहे हो इस समय बाजार का भाव कैसा चल रहा है सोने चांदी के। तो इस बारिश के समय में तो कोई शादी करता नहीं है, इसलिए सोने का भाव भी गिर गया है। मुझे पता है तुमको पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर तुमको अच्छा खासा पैसा कहीं और मिल जाएगा तो तुम वहां जाकर देख लो। लेकिन मुझे जहां तक पता है कोई भी अच्छा दाम नहीं देगा। अब बताओ, हम दोनों सौदा पक्का करें? ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, यह लॉकेट ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। बिट्टू सुनार की दुकान से पैसे लेकर सरपंच के घर चला जाता है और सरपंच को पैसे देकर बाजार में घर के लिए राशन खरीदने चला जाता है। राशन खरीदकर वह दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। अरे सरपंच जी, क्या बात है?
इस गरीब बिट्टू के पास इतने पैसे आए कहाँ से? यह तो आपका पूरा पैसा आपको वापस करके चला गया। अब आप ये बताइए, आप इसकी जमीन और घर पर कैसे कब्जा करेंगे? ये तो आपका पूरा पैसा ही दे दिया। अब आपको कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। अरे मुखिया जी, तब आप अभी तक हमें सही से जाने नहीं। आपको क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? ऐसे नहीं जाने दूंगा मैंने सोच रखा है इसका जमीन कैसे हड़पना। पहले उसको खुद इतना मजबूर कर दूंगा कि वह खुद गांव छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद उसके जमीन पर मैं अपना कब्जा कर लूंगा। अरे सरपंच जी, जरा हमें भी तो बताइए कि आपने क्या सोच रखा है। मैं भी तो जानूं कि बिट्टू को गांव छोड़ने में आप कौन सा तरकीब अपनाएंगे। अरे मुखिया जी, थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन आपको मेरी एक छोटी सी सहायता करनी होगी। आपको अपने आदमियों से कहकर गांव में ये अफवाह फैलानी होगी कि जब से बिट्टू की बेटी पैदा हुई है तब से हमारा गांव श्रापित हो गया है। अगर वह सब इस गांव को छोड़कर कहीं और नहीं गए तो हमारा गांव इस बरसात में डूब जाएगा और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। जब तक वह सब हमारे गांव में रहेंगे तब तक हमारा गांव कभी सुख चैन से नहीं रहेगा। वाह सरपंच जी, आप तो कितना होशियार निकले। ठीक है, मैं इस काम में आपका जरूर मदद करूंगा। मैं अपने आदमियों को कह दूंगा कि यह खबर पूरे गांव में फैला दो। और मेरे आदमी बहुतों को जानते हैं जो सिर्फ बैठकर इधर उधर की बातें फैलाने में लगे रहते हैं। अब ये बात हवा की तरह पूरे गांव में की तरफ फैल जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। अरे मुखिया जी, आप हमको कम समझते हैं क्या? यही तो मेरी सबसे बड़ी समझदारी है। मैं उसका पहले जीना हराम करूंगा, फिर उसके बाद उसके जमीन को हड़प लूंगा। बिट्टू सरपंच का पैसा लौटाकर अपने घर पर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन इधर सरपंच अपने घर बैठकर बिट्टू की जमीन हड़पने के फिराक में था। अरे सुनीता, आज मेरा दिल बहुत ही हल्का हो गया है। लग रहा है कि मेरे मन से कितना बड़ा बोझ उतर गया। मैं सरपंच का पैसा चुका दिया, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आप सही कह रहे हैं। अब कम से कम सरपंच हमारे घर चिल्लाएगा नहीं कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम लोग को घर से बाहर निकाल दूंगा। कम से कम अब हम लोग सुकून का दाना तो खाएंगे। अभी इधर बिट्टू सरपंच का पैसा चुकाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन भगवान को उसकी खुशी देखी नहीं गई। देखते ही देखते गांव में मूसलाधार बारिश होने लगती है और गांव के आसपास के नदी नाले एकदम उफान पर आ गए थे और बिट्टू का घर भी जगह जगह से टपकने लगता है। और इसका फायदा उठाकर मुखिया अपने आदमियों को पूरे गांव में सरपंच का कहा गया बात फैलाने के लिए कह देता है और मुखिया के आदमी कुछ ही समय में पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला देते हैं कि बिट्टू की बेटी श्रापित है और जब तक वह सब इस गांव में रहेंगे तब तक हम सभी लोग बर्बाद होते रहेंगे। फिर क्या था, गांव वाले भी उन लोगों के बात को सच मानकर कुछ बड़े बुजुर्ग बिट्टू के घर जा धमकते हैं। अरे बिट्टू, बाहर निकल, अब तू हमारे गांव में रहने के लायक नहीं है। तेरे वजह से हम सब इतना अपना नुकसान करवा रहे हैं। हम सबको यह बात पता चल गया है कि तेरी बेटी श्रापित है और जब से तेरी बेटी पैदा हुई है तब से हमारा गांव किसी न किसी मुसीबत का सामना करता रहता है और आज तेरी वजह से पूरा गांव श्रापित है। अरे सोहन काका, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी श्रापित है? आपसे यह किसने कह दिया? मैं भी इस गांव के रहने वाला छोटा सा गरीब किसान हूं और यह तो कुदरत की देन है कि बारिश इतनी तेज बरस रही है। मेरी बेटी की क्या गलती है? मैंने सुना है कि छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं और आप करें कि मेरी बेटी श्रापित है। अरे बिट्टू, तुझे क्या लगता है कि हम लोगों को कुछ नहीं पता है? जब तेरी बेटी पैदा हुई थी तो हमारे गांव में कई लोगों के घर पर चोरी हो गई थी और कई लोगों के पशु पक्षी भी मर गए थे, लेकिन हम लोगों को इस बात की नहीं थी कि तेरी बेटी श्रापित है और अब हम लोग को सब कुछ पता चल गया है। तेरी वजह से हम लोग पहले इतना कुछ भुगत चुके हैं। अब हम लोग कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। हाँ, इस बिट्टू को अपने गांव से निकाल दो, नहीं तो जब तक यहाँ रहेगा तब तक हम लोगों का जीना हराम कर देगा। अरे नहीं, आप लोग ऐसा मत कीजिए। मैं भी तो आप लोगों की तरह गरीब किसान, और मुझे आप लोग इस बारिश में घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी बीवी और बच्ची वैसे ही पहले से ठंड से कांप रही थी और इसमें अगर हम लोग घर से बाहर चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बच्ची मर जाएंगी। भगवान के लिए आप लोग हमारे साथ ऐसा ना कीजिए। बिट्टू के लाख विनती करने पर गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्के मार के उसके घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने पता नहीं क्या क्या ताने मारे और गांव के बाहर पहाड़ी वाले जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। सुनीता, मैं कैसा अभागा बाप हूँ। एक तो मैं पहले से इतना गरीब था और एक छोटी सी झोपड़ी थी और वह भी हमसे छीन गई। अब अपने बच्चों को लेकर इस बारिश में कहाँ जाएंगे? और हमारी बच्ची जब बड़ी होगी
और यह बात जाने की तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं कैसा अभागा बाप हूँ कि अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ पाया। अरे आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं और मेरे बच्चे टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर गांव वालों ने हम लोगों को निकाल दिया तो हम पहाड़ी इलाका में कोई ना कोई अपना रहने का ठिकाना खोज लेंगे और हम दोनों एक साथ है ना, हम लोग कुछ ना कुछ करके अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे और हम सब अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखेंगे जो इंसानियत के नाम पर लोगों को तकलीफ देते हैं। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो तुम लोगों का कौन सहारा होगा। चलो ये सब छोड़ो, अभी यहाँ पर रहने का कोई ठिकाना खोजते हैं। वह दोनों एक दूसरे का हौसला बनाकर जंगल में रहने का ठिकाना खोजने लगते हैं। जैसे वह कुछ दूर आगे जाते हैं तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देता है। अरे सुनीता, वह देखो, मुझे तो लगता है यह गुफा हमारे रहने का सबसे अच्छा ठिकाना है। चलो चलकर देखते हैं इसमें रहने लायक है या नहीं। वह दोनों गुफा के पास जाते हैं और गुफा को देखकर सुनीता बिट्टू से कहती है, सुनिए जी, यह गुफा बहुत ही अच्छा है और साफ भी है। हम ऐसा करते हैं, हम इसी गुफा में रहेंगे जब तक हमारा खुद का घर नहीं बन जाता। ठीक है सुनीता, हम सब यहीं पर रहेंगे और अपना नया जीवन शुरू करेंगे। वह दोनों अपना गांव छोड़कर गुफा में रहने लगते हैं और बिट्टू को पहाड़ी वाले गांव के पास जमींदार के खेत में काम करने का नौकरी मिल जाता है। वह जमींदार बहुत दयालु था। वह बिट्टू को पैसे के साथ साथ जरूरत का सामान भी हमेशा दिया करता था। बिट्टू अपना जीवन अच्छे से जी रहा था, लेकिन जैसे ही वह अपना गांव छोड़कर गया, कुदरत ने गांव वालों को बर्बाद कर दिया। सरपंच का सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं, भगवान के घर देर हैं, अंधेर नहीं। जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को सताता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। अपने जीवन में लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में श्याम अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब किसान था, मगर अब की साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब हरियाली का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सूखा पड़ गया था। नदियां और तालाब सूख चुके थे। बिना पानी के किसानों का हाल बेहाल हो गया था। सावन का महीना चल रहा था, फिर भी गांव में बारिश का नामो निशान नहीं था। मानो ऐसा लगता था कि सारी गर्मी सिर्फ इसी गांव में हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मगर बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धरती से सिर्फ ज्वाला जैसी आग निकल रही थी। सारे गांव वाले इस गर्मी से बेहाल थे। राधा, आज गर्मी कितनी तेज है। ऐसा लग रहा है कि सारी गर्मी सिर्फ हमारे गांव में पड़ रही है। अब मैं खेत में जा रहा हूँ क्योंकि रोपाई का समय हो गया है। हो सकता है मुझे आने में रात हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतनी तेज धूप में खेत में काम करने के लिए जाएंगे? इतनी धूप में जो घर से बाहर जाएगा जल के राख हो जाएगा, और आप खेत में जाने की बात कर रहे हैं। आप आज खेत में मत जाइए। अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, हम आपका इलाज सही से करवा दें। राधा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हम किसानों का यही काम है, खेत में जाना और उसमें बीज बोना। अगर हम ऐसे ही मौसम देखकर घर बैठ जाए तो ना ही हमारा पेट भरेगा और ना ही औरों का पेट भरेगा। सब भूख से मर जाएंगे और हमें ऐसी गर्मी, ऐसी धूप सहना पड़ता है क्योंकि हम किसान बहुत गरीब होते हैं। इतना कहकर श्याम अपने खेत में काम करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वह कुछ दूर जाता है, तभी देखता है कि गांव के कुछ औरत और आदमी इकट्ठे होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे बहन, इस गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। सावन भी बिताने को है और हमारे गांव में एक भी बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने से चारों तरफ सूखा पड़ गया है। धरती तो ऐसे जलता है जैसे कि धरती के अंदर से ज्वाला निकल रही हो। पेड़ भी सूख गए हैं, नदियाँ तालाब सब सूख गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे गांव में अब की बार बारिश नहीं होगी। जैसा लग रहा है कि बादलों ने अपना रूप बदल लिया है। अरे बहन, ऐसा ना कहो। अगर बारिश नहीं हुआ तो हमारे गांव वालों का क्या होगा? हाँ, मैं मानती हूँ मौसम इस समय हमारे गांव वालों से खफा है, मगर तू देखना, भगवान हमें यूं भूख से नहीं मरने देगा। हमारा गांव ऐसा है कि जहां लोग भगवान और अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा करते हैं। यहाँ हर साल अच्छी बारिश होती है। जैसे ही धरती पर बारिश का पहला बूंद गिरता है वैसे ही धरती महक उठता है। लेकिन तुम लोग चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा और हमारे गांव में फिर से हरियाली लौटेगी।
तुमने एकदम सही कहा भाई, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमें अपना हिम्मत नहीं खोना चाहिए, थोड़ा सब्र रखनी चाहिए। भगवान हमारे साथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। श्याम सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और बात सुनकर अपने खेत के लिए चला जाता है। जैसे ही खेत में जाता है तो वह देखता है कि वहां पर गांव के एक बुजुर्ग बाबा लेटे हुए थे और अपने आप से ही बातें कर रहे थे। अरे काका, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे थे? आपकी तबीयत खराब है या आपको कुछ हो गया है? अरे श्याम बेटा, मैं अपने खेत में लेटकर आराम कर रहा था, तभी मेरे आंखों के सामने है ऐसा कुछ दिखाई दिया है जिसे मैं देखकर डर गया हूं। अरे काका, आप पहले लंबे लंबे सांस लीजिए और तब आराम से बैठकर बताइएगा कि आपने ऐसा क्या देखा है जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी। बेटा, मैंने यह देखा है कि हमारे गांव में एक भी बूंद पानी नहीं है। सारे नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। खेत, पेड़ पौधे सूख गए हैं। चिड़िया मर गई हैं। सारी फसल जल के राख हो गया है। आसमान में एक भी बादल नजर नहीं आ रहे हैं। श्याम बेटा, बच्चे भूख से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बड़े बुजुर्ग प्यास से मर रहे हैं और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब अपने घर वालों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें तड़पता हुआ सिर्फ देख रहे हैं। हे ऊपर वाले, यह तो हमें कैसा दिन दिखा रहा है। हमारी रक्षा करना, ऐसा कुछ ना करना जिससे हम लोग तबाह हो जाए हैं। भगवान, अब तुम्हें हमारे सब कुछ हो, हमारे भरोसे को टूटने मत देना। श्याम बेटा, मुझे तो यह सोच के डर लग रहा है कि अगर वाकई कुछ ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान ना करें कुछ ऐसा बुरा हम लोग के साथ हो। काका, लग रहा है भगवान ने हमें कोई इशारा दिया है जो आपको दिखाया है, लेकिन ऐसी बात से डर कर घर में नहीं छिपना चाहिए, लेकिन हाँ, एकदम सावधान हो जाना चाहिए। अब हम सबको अपने पानी का सही उपयोग करना होगा। जगह जगह पानी इकट्ठे करने होंगे और ऊपर वाले से दुआ करना होगा कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। तुम सही कह रहे हो श्याम बेटा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें सबको यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी पानी बचा के रख लें, क्योंकि कब क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। और सब लोग मिलकर भगवान से दुआ करें कि जो भी हो हमारे गांव के साथ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो। वह दोनों आपस में बात करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। श्याम अपने खेत में कुछ देर काम करता है, फिर अपने घर के लिए चला जाता है। वह जैसे ही गांव में आता है तो वह देखता है कि गांव के मंदिर के पास कई लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुधा बहन, मैंने सुना है कि इस बार बारिश बहुत तेज होगी या तो बहुत भयंकर सूखा पड़ेगा। मुझे तो आगे की सोच कर ही डर लग रही है। हाँ कमला बहन, तुम सही कह रही हो। बारिश होगी तो बहुत भयंकर होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि पहले हमारे गांव में खेत खलिहान हरे भरे रहते थे, बड़े बड़े बगीचे थे, नदियां तालाब थे। अब तो हमारे गांव में हरियाली का नाम निशान नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। हमारे यहाँ पहले जमाने में बारिश जैसे बरसती थी, बारिश होते ही पत्ते हरे भरे हो जाते थे, पेड़ों पर फल आ जाते थे और बारिश के मौसम में बड़े बुजुर्ग चाय और पकौड़ी का आनंद उठाया करते थे। तुम सही कह रही हो बहन, पहले का हर एक चीज बहुत अच्छा था, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। अगर बारिश बहुत तेज भी हो गई तो भी हमारे गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। सारे गांव में पानी भर जाएगा, लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब भगवान ही हमारा मालिक है। तुम सही कह रही हो बहन। हमारा गांव जितना खूबसूरत था उतना ही उसके सामने मुश्किलें खड़ी हो रही है, लेकिन मुश्किल कितना भी बड़ी हो जाए हमारे गांव वाली एक साथ उस मुश्किल का सामना करते हैं, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। सबकी बातें सुनकर श्याम अपने घर चला जाता है। अरे क्या बात है जी, आप इतना जल्दी ही खेत से घर वापस आ गए? अभी तो दोपहर भी सही से नहीं हुआ है, कोई बात है क्या? अरे क्या बताऊं, राधा मन बड़ा उलझन में पड़ गया है। लोगों की तरह तरह बात सुनकर मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। खेत पर काम भी नहीं किया जा रहा है। कोई कह रहा बारिश होगी, कोई कह रहा है नहीं होगी, तो कोई कह रहा बहुत भयंकर बारिश होगी, तो कोई कह रहा बहुत भयंकर सूखा पड़ेगी। अब तुम्हें बताओ, मैं तो एक किसान हूँ, इतना कुछ सुनने के बाद मेरा मन कैसे शांत रह सकता है? लेकिन यह तो अच्छी बात है ना जी, अगर बारिश होगी तो हमारा ही फायदा होगा। हम अपने खेत में अच्छे से कम कर पाएंगे और हमारे फसल भी अच्छे से पक जाएंगे। फिर से चिंता करने वाली कौन सी बात है?
तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है राधा, मगर पानी बरसेगा तो फायदा हमारा ही होगा। धरती माँ पानी पाकर संतुष्ट हो जाएंगी। अगर बरसात नहीं हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम बीज बो देंगे तो बीज हमारा नुकसान हो जाएगा, मेहनत भी हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरा इतना कुछ नुकसान हो जाएगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मेरे जीने की वजह ही मेरी खेती है। अगर ऐसी बात है तो आप अपने मन के शांति के लिए एक बार गांव के बुढ़िया दादी से बात कर लीजिए। वह जो समय को लेकर कहती हैं सब सच हो जाती है। उन्हें अपने जीवन से ही बहुत ज्यादा अनुभव है। मौसम को लेकर उनको बहुत अच्छी परख है। तुम एक बार उनसे ही पूछ लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम सही कह रही हो राधा। बुढ़िया दादी अपने जमाने से ही बहुत कुछ जानती है। उनका अनुभव बहुत अच्छा है। वह हमारे गांव की जान है। गांव वालों को कोई भी दिक्कत होती है, सब कोई उनसे सलाह मांगता है। अब मैं चलता हूँ, उन्हीं से पूछ लेता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। इतना कहकर श्याम बुढ़िया दादी से मिलने उनके पास चला जाता है। तभी वह देखता है कि बुढ़िया दादी गांव के चौपाल पर बैठी हुई थी। उन्हें बैठा हुआ देखकर श्याम उनके पास जाता है और उनसे कहता है, नमस्ते काकी, मैं आपके पास आ रहा था। आपसे मिलने एक बात बताइए। बारिश का मौसम भी खत्म हो गया, सावन का मौसम भी खत्म होने वाला है और अभी तक हमारे गांव में बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा है। सारे गांव वाले परेशान हैं। सारे खेत सूख गए हैं, नदियां नाले सब सूख गए हैं। क्या अब की बार बारिश नहीं होगी? देखो श्याम बेटा, जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी तो हमारा गांव बहुत हरा भरा रहता था। चारों तरफ पेड़ पौधे रहते थे, सिर्फ हरियाली झलकता था। सूर्य की रोशनी पड़ते ही हमारे गांव में खुशी का माहौल छा जाता था। घर के आंगन में पेड़, घर के आसपास में पेड़, खेत में पेड़, खेतों के मेरहों में पेड़ लगे रहते थे और इतनी हरियाली थी जिसके कारण हमारे गांव में बादल अपना घर बना लिए थे जो हर जरूरत पर वर्षा करते थे। हाँ, मैं भी बचपन में यह सब कुछ सुना था। मैंने सुना था कि पहले 40 से 50 किलोमीटर तक बारिश हमेशा होती रहती थी। अब तो से 15 किलोमीटर के दायरे में भी बड़ी मुश्किल से बारिश होती है और जैसे जैसे हरियाली खत्म होती गई वैसे वैसे बरसात भी खत्म होता चला जा रहा है। देखो बेटा, हमारे गांव के ही सब लोग पेड़ों को काट दिए, प्रकृति से हरियाली को छीन लिया। किसी को लकड़ी की जरूरत है तो किसी को उस लकड़ी से बेड बनवाना है तो किसी को कुर्सी बनवाना है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने प्रकृति से रिश्ता ही तोड़ दिया। ये तो कहावत सुनी होगी कि जो बोओगे वही काटोगे। अब जब सब ने प्रकृति को ही खत्म कर दिया है, उसके बदले में सूखा तो झेलेंगे ही। जैसे ही प्रकृति खत्म होती जा रही है ऐसे वैसे बारिश भी कम होती जा रही है। आप सही कह रही हैं काकी, यह सब हम लोगों की गलती है। हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है तो आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। आज हमारी प्रकृति सेफ होती तो आज हम सब भी सेफ होते। हमने अपने लालच में आकर प्रकृति को बहुत ठेस पहुंचाया है। अगर आपके पास कोई उपाय है इसे बदलने की तो कृपया आप हमें बता दीजिए। एकदम बदल सकता है बेटा। अगर हमारे गांव वाले मिलकर चाहे तो सब एक साथ एक होकर जगह जगह पेड़ लगाए और हरियाली को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर यह सब हो जाएगा तो हमारी हरियाली वापस आ जाएगी, जिससे हमारे गांव में बादल रुकेंगे और जोरदार बारिश होगी। उसके बाद सबके कामों में भी तरक्की होगी। हाँ काकी, आप सही कह रही हैं। यह काम तो अकेला कर नहीं सकता। मैं पूरे गांव वालों में बात फैला दूंगा। सब लोग अपने अपने जमीन के आसपास और अपने अपने घरों के आसपास गड्ढे खोदकर पेड़ लगाए। अधिक से अधिक हरियाली को बचाएं। बुढ़िया दादी की कही गई बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। बहन, तुम लोगों ने यह बात सुना है कि बुढ़िया दादी ने भी अब की बार कह दिया कि हमारे गांव में बारिश का नामो निशान नहीं है। अब की बार हम सब सूखे से ही मर जाएंगे। ये क्या कह रही हो बहन? क्या सच में बुढ़िया काकी ने अब की बार कह दिया है कि बारिश नहीं होगी? अगर इतनी अनुभव वाली काकी ने यह बात कह दिया है तो सच में अब की बार हमारे गांव वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन काकी ने ऐसा कहा ही क्यों? अरे बहन, दादी ने बताया है कि उनके जमाने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और हरियाली को देखकर आसमान में बादल भी रुकते थे और बादल भी खुशी खुशी नाच गाना करके बारिश किया करते थे। और अब तो सबने पेड़ को काट दिया है, प्रकृति से हरियाली को छीन लिया है। जब से सब कुछ खत्म हो गया तो सूखा तो पड़ेगा ही ना।
और अब तो बारिश भी होना मुश्किल हो गया है। बहन, अब की बार बारिश होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दादी ने भी अब की बार अपना हाथ उठा दिया है बारिश को लेकर। लेकिन उन्होंने एक उपाय भी बताया है। अगर हम सब मिलकर फिर से हरियाली को अपने गांव में ले आए तो बारिश ज़रूर होगी। उसके लिए हमें जगह जगह गड्ढे खोदने होंगे, तरह तरह के पेड़ लगाने होंगे, उसकी देखभाल करनी होगी और लोगों को पेड़ काटने से रोकना होगा। पानी का सही उपयोग करने के लिए लोगों को बताना होगा। अगर हम सब मिलकर ये सारा काम कर दें तो हमारे गांव में फिर से हरियाली आ जाएगी और बारिश होना शुरू हो जाएगी। तरह तरह की बातें सुनकर और बुढ़िया दादी की बात मानकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग यह निर्णय करते हैं कि हर एक जगह पेड़ पौधे लगाएंगे और उसका देखभाल करेंगे और अपने गांव में हरियाली को फिर से वापस लाएंगे। आपको हो क्या गया है? आप अपने खेत में जाते ही नहीं हैं। सारा दिन गड्ढा खोदकर पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। आपको कई दिनों से खेत में न जाते हुए देखकर लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप खेत में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आपका तबीयत तो नहीं ना खराब हो गया है? अरे राधा, तुमको तो पता ही अब की बार कितना भयंकर सूखा पड़ा है और हमारे गांव में तो बारिश का नामो निशान नहीं है। और एक किसान बिना बारिश के अपने खेत में काम कैसे करेगा? अगर वह हल चलाएगा तो उसको बहुत मुश्किल होगी। हल चलाना, खेत एकदम सूख गए हैं। हल चलाने से और फसल बोने का कोई फायदा ही नहीं है। जब तक धरती की प्यास नहीं बुझेगी तब तक फसल नहीं मुस्कुराएगी। यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे लगाने से बारिश होगी? हमारे गांव का हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। राधा, यही बात तो मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेड़ हमें सिर्फ छाया ही नहीं देते, वह हमें शुद्ध हवा भी देती है, जिससे हम अपनी जिंदगी को आराम से जीते हैं। पेड़ हमें हर एक जरूर की चीजें देते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। पेड़ के वजह से हरियाली आती है और जहां हरियाली होती है वहां बादल भी ठहरते हैं। और आज हम अपने हरियाली को बचाएंगे तो आने वाले जीवन में हमारी पीढ़ियों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपके कहने का मतलब है जैसे ही पेड़ लगाए जाएंगे वैसे ही हमारे गांव में बारिश होना शुरू हो जाएगी और हमारी खेती फिर से मुस्कुरा उठेगी। हाँ राधा, अगर आज हम अपने हरियाली को नहीं बचाएंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो ना ही हम जीवित रहेंगे और ना ही हमारे खेत रहेंगे जिस पर हम बीज बो पाए। बस 7 या 8 दिन का और काम है पेड़ लगाने का। उसके बाद मैं फिर से अपने खेत में काम करने जाऊंगा और अब की बार हमारा मेहनत नहीं, हमारी समझदारी भी हमारे फसल में रंग लाएगी। सभी लोग एकजुट होकर पेड़ लगाने में और हरियाली बचाने में लगे हुए थे। लेकिन उस गांव में रामू और सुखराम जंगल से पेड़ को मिटाने में लगे हुए थे। उनका काम ही यही था। वह अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए लकड़ियां काटकर बेचा करते थे। अरे सुखराम भाई, क्या आपने सुना कि हमारे गांव के सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने में लगे हुए हैं? मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे पागल हो गए हैं। हाँ रामू, मैं भी सुना है कि सारे लोग अपने खेत में जाना छोड़कर पेड़ लगाने में लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि सारे लोग हरियाली को वापस लाने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है सबके सब मूर्ख हो गए हैं। पेड़ लगाने से भला बारिश होगी? वही तो सुखराम भाई, मैं भी यही सोच रहा हूं कि लोग दिन प्रतिदिन मूर्ख होते चले जा रहे हैं। पेड़ लगाना अच्छी बात है, मगर हम भी लोग अपना काम छोड़कर पेड़ लगाने में लग जाएं तो हमारे घर वाले भूख से मर जाएंगे। हमारे बीवी और बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ रामू भाई, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। सबके लिए ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन हम लोग भी अपना काम छोड़कर यही काम करने लगे तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। जिनके पास कुछ खाने के लिए रहता है वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं रहता है उनको ही पता होता है कि जीवन बिताना किसे कहते हैं। दोनों आपस में बातें करके फिर से लकड़ियां काटने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्याम को यह बात पता चलता है कि गांव के सारे लोग पेड़ लगाने में लगे हैं और सुखराम और राजू लकड़ियां काटने में लगे हुए हैं, तो वह तुरंत उनके पास चला जाता है। अरे सुखराम भैया और राजू भैया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आप लोग लकड़ियां काट रहे हैं। यहाँ पूरा गांव पेड़ पौधे लगाने में जुड़ा है ताकि हमारे गांव में बारिश और हरियाली फिर से वापस आ जाए, और आप लोग लकड़ियां काट रहे हैं। अरे श्याम भाई, तुम तो बिना लकड़ियां काटे ही अपने परिवार का पेट भर लोग। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारे पास तुम्हारी खेती है, तुम उसमें कैसे भी करके कुछ ना कुछ उगा लोगे। हम लोग तो इसी लकड़ियों के भरोसे रहते हैं।
हमारे परिवार वाले भी इसी लकड़ियों के भरोसे जीते हैं। अगर हम लकड़ियां काट के नहीं बेचेंगे तो हमारे घर में एक टाइम का भोजन भी नहीं पक पाएगा। रामू भैया, मुझे भी पता है आप कितने मजबूर हैं, मगर आप ही बताइए, अगर हमारे गांव में बारिश नहीं होगी तो हमारे गांव के सारे किसान भाई लोग भूख से मर जाएंगे। अगर आप ऐसे दिन प्रतिदिन जंगल काटते रहेंगे तो धीरे धीरे जंगल भी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा काटने के लिए। तो तब आप क्या करेंगे? ठीक है श्याम भाई, हम दोनों तुम्हारा बात मानकर लकड़ियां काटना बंद कर दे रहे हैं और तुम लोगों के साथ मिलकर पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे गांव में बारिश नहीं हुई और ऐसे सूखा पड़ता गया तो मैं फिर से अपने काम में वापस आ जाऊंगा, फिर से लकड़ियां काट के बेचने लगूंगा। सभी लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाने लगे और उसका देखभाल करने लगे। देखते देखते कई दिन बीत जाता है। जैसे जैसे गांव में हरियाली आने लगती है, वैसे वैसे पूरा गांव खिल जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हो जाते हैं। अरे श्याम भाई, तुम सही कह रहे थे कि अगर हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाएं, अपने हरियाली को वापस लाएं, तो हमारे गांव में फिर से बारिश होना शुरू हो जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुम्हारी बात मानकर इतना अच्छा काम करने लगा। अब मैं भी हरियाली को बचाऊंगा और अब सबको पेड़ काटने से रोकूंगा। बस सबसे यही कहूंगा कि जंगल से वही पेड़ काट जो सूख गया हो, जिसका कोई काम ना हो, जो गिरी हुई लकड़ियां हो, उन्हें इकट्ठा करें और बाजार में बेचने ले जाएं। अरे सुखराम भैया, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। आप सच में बहुत महान काम करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने काम पर खरा उतरेंगे। दादी ने सही कहा था, अगर हम अपनी हरियाली को वापस लाएंगे तो हमारे गांव में बारिश फिर से होगी। और दादी का कहा गया बात सच हो गई। दादी सच में हमारे गांव के लिए एक वरदान है जो भगवान ने हमें उनके रूप में दिया है। गांव में बारिश हो जाने से पूरे गांव के लोग खिलखिला उठे थे। हंसी खुशी अपने अपने खेत में काम करने के लिए चले गए थे। बारिश होने के कारण गांव में हरियाली वापस आ गई थी और सभी किसान बहुत खुश हो गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रकृति से उसकी खूबसूरती को नहीं छीनना चाहिए, उसकी हरियाली को नहीं छीनना चाहिए। अगर हम उसकी हरियाली को छीन लेंगे तो आगे हमें ही बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति भगवान का दिया हुआ वह तोहफा है जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है। हमें भी अपने आसपास के हरियाली को बचाना चाहिए और दूसरों को भी बचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।